morning, students. Today I will teach to you regarding effective communication. कम्युनिकेशन क्या है? हमने पहले पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is the bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. हमने इस बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन के में कहने, सुनने, समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान प्रेषक से प्रेषित के मध्य, सेंडर से रिसीवर के मध्य हम करते हैं, और रिसीवर से वापस सेंडर के को फीडबैक के रूप में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं. जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो कम्युनिकेशन प्रभावी हो. मात्र कह देना, मात्र सूचना प्रेषित कर देना, मात्र अपने विचारों से दूसरों को अवगत करा देना ही कम्युनिकेशन नहीं है. किंतु जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य के लिए हम सूचनाओं को संप्रेषित करना चाह रहे हैं, हम सूचनाओं को प्रेषित करना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य फुलफिल होना चाहिए. अगर वो उद्देश्य फुलफिल हो पा रहा है, सूचना उसी रूप में, उसी भाव से, जिस रूप और जिस भाव से प्रेषक के द्वारा प्रेषित को प्रेषित की जा रही है, सेंडर के द्वारा रिसीवर को सेंड की जा रही है, तब वो मैसेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में माना जाएगा. तो आज के लेक्चर के जो हमारे कंटेंट्स हैं, मीनिंग, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस, 7C principles of effective communication. Communication implies mutual exchange of idea and information. It is worth mentioning here that sender and receiver of message should be able to understand the meaning of message in right spirit for successful communication. अभी मैंने आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन की थी कि उसी स्पीड के अंतर्गत, उसी रूप में कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए जिस रूप के अंतर्गत प्रेषक अपनी बात कहना चाहता है, रिसीवर उसको उसी रूप में ग्रहण करे. हेंगियर एंड हिगमैन ने कहा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन. इट इज सो फंडामेंटल टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट दैट विदाउट इट एन ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट एग्जिस्ट. द रीजन इज वेरी apparent. If we could not communicate with employees, we could not inform the work we want to be done, when to do it and so on. अगर हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इसमें उन्होंने कहा कि केवल कि प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना भेजी और प्राप्त की जाती है. ये प्रबंध के लिए आधारभूत है, महत्वपूर्ण है. इसके बिना संगठन का अस्तित्व नहीं हो सकता. कारण स्पष्ट है कि जब तक हम कर्मचारियों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, हम किस प्रकार से काम करवाना चाहते हैं, किस प्रकार का हम काम चाहते हैं, ये सूचित नहीं कर सकेंगे. अर्थात हम हमारे फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे. जॉर्ज टी वर्धमान एवं पैट्रिक ब्लैक वर्धमान ने 1973 में प्रभावपूर्ण संचार के लिए एक प्राइड मॉडल प्रतिपादित किया. प्राइड मॉडल, P फॉर पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, R फॉर रिसीवर्स रोल, I फॉर इम्पैक्ट डिजायर, D फॉर डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड E फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन. अर्थात प्रेषक संचार के मुख्य उद्देश्य के प्रति सजग रहे, तभी संचार उपयुक्त एवं प्रभावी हो सकेगा. क्योंकि जब तक प्रेषक को स्वयं को मालूम नहीं होगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द एम ऑफ कम्युनिकेशन, तब तक वो प्रॉपर तरीके से मैसेज को तैयार नहीं कर सकेगा. देन दूसरी बात आती है रिसीवर्स रोल. देखो, संचार में प्रेषक को प्राप्तकर्ता की मानसिकता, योग्यता, सामर्थ्यता, ग्राह्यता, मतलब ग्रास्पिंग एबिलिटी इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता की योग्यता
उसकी सामर्थ्यता और मानसिकता के अनुरूप संदेश को तैयार करके प्रेषित किया जा सके और प्राप्तकर्ता उसको उसी रूप में समझ सके। देन बात आता है इम्पैक्ट डिजायर। प्रेषक का संचार का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य एवं अर्थ में संचार का प्रभाव प्रेषित रिसीवर तक पहुंचाना चाहिए ताकि वांछित प्रभाव संचार का हो सके। फिर आता है डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेषक को संचार का वांछित प्रभाव में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उपयुक्त योजना एवं रूपरेखा तैयार की जाए। फिर आता है क्रियान्वयन। प्रेषक ने जो रूपरेखा और योजना तैयार की है उसको अनुरूप समय में संचार योजना का वास्तविक और सफल क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तब जाकर संचार प्रभावी हो पाएगा, अपने उद्देश्यों को फुलफिल कर सकेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। प्रभावी संचार के लिए कुछ आवश्यक तत्व बतलाए गए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम लेते हैं क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस एंड कंप्लीटनेस, अर्थात स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्ण कथन होना चाहिए। कथन जितना स्पष्ट होगा, संक्षिप्त होगा, परिपूर्ण होगा, उतना ही वो अपने संचार के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। सूचनाकर्ता को सभी बातों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। संदेश लिखित है तो स्वच्छ एवं सुंदर शब्दों में उसको लिखा जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए जो बहुअर्थी हैं, जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हों। संदेश में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि बहुत लंबा संदेश भी न हो सके, संक्षिप्तता का गुण भी उसके अंतर्गत विद्यमान हो सके और वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। जॉन डिबे ने इस संदर्भ में कहा है, समस्या को यथोचित रूप से प्रस्तुत करना ही आधा समाधान होता है। देन आए कंटिन्यू एंड रेगुलर। संचार के लिए ये जरूरी है कि संचार निरंतर रूप से हो। संदेशवान प्रणाली तभी सफल हो सकेगी जबकि पक्षकारों के बीच निर्बाध गति से निरंतर रूप से संचार चालू रहे, निरंतर विचारों का आदान प्रदान का लाभ प्राप्त हो सके। फिशर ने कहा है, संप्रेषण आकस्मिक बीमारी की दवा नहीं है बल्कि लोगों को दिन रात के प्रबंध का साधन है। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को निरंतर संदेशवहन करना चाहिए और उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त भी करनी चाहिए। देन आता है राइट कम्युनिकेशन मेथड। संप्रेषण की समुचित विधि हो। संदेश की भाषा कितनी मधुर और शालीन क्यों न हो, किंतु यदि संप्रेषण की विधि अभद्र है तो भी संदेश प्राप्तकर्ता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और संचार अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता अर्जित नहीं हो पाएगा। जो संदेशवाहन का प्रयोजन है वो असफल हो जाएगा। संप्रेषण की कोई भी विधि कोई एक विधि नहीं है। ये प्रेषक को उपयुक्त संप्रेषण माध्यम का चुनाव करना चाहिए, अपितु संप्रेषण की श्रृंखला को न केवल उपयुक्त संप्रेषण माध्यम का चुनाव करना चाहिए अपितु संप्रेषण की श्रृंखला को जहां तक संभव हो खुला, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रखना चाहिए। फिर आता है टाइमली मैसेज। संप्रेषण का उद्देश्य आचार और विचार को प्रभावित करना है। इसके लिए सही समय का चुनाव करना चाहिए। संदेश देने वाले को यथा समय संदेश प्रेषित करना चाहिए, अन्यथा उसका उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए टाइमली मैसेज भी कम्युनिकेट किया जाना जरूरी होता है। देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संदेश के उद्देश्यों का निर्धारण। हम संदेश क्यों कर रहे हैं? जब तक प्रेषक स्वयं इस बात का निर्धारण नहीं करेगा कि वो संदेश का संप्रेषण क्यों करना चाहता है, वो संचार क्यों करना चाहता है, तब तक वो प्रॉपर तरीके से न तो मैसेज को तैयार कर पाएगा और न ही संप्रेषण की उपयुक्त विधि का निर्धारण कर सकेगा। इसलिए वी शुड डिटरमाइन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, व्हाई वी वांट टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द रिसीवर। देन फिर बात आती है गुड लिसनर। संचार का दूसरा पक्ष
एक पक्ष होता है सेंडर और दूसरा पक्ष होता है रिसीवर। रिसीवर केवल रिसीवर नहीं रहे, अपितु ही शुड बी गुड लिसनर। वो गुड लिसनर कब हो पाएगा? उसके लिए जरूरी है कि संदेश उसके अनुरूप हो, अर्थात सेंडर को वो बात नहीं कहनी चाहिए जो वो कहना चाहता है, सेंडर को वो बात कहनी चाहिए जिसको प्राप्तकर्ता सुनना चाहता है, या दोनों भिन्नता है। सेंडर वो बात कहेगा जो कहना चाहता है, वहाँ पर संदेश का रूप अलग होगा। किंतु अगर वो लिसनर की मानसिकता के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी ग्रास्पिंग के आधार पर उस संदेश को तैयार करके प्रेषित करेगा, तो शायद रिसीवर वहाँ पर गुड लिसनर के रूप में उस संदेश को सुन सकेगा, समझ सकेगा और संदेशवान टू वे कम्युनिकेशन के रूप में, द्विमार्गी संप्रेषण के रूप में संपन्न हो पाएगा। अमेरिका की प्रबंध समिति के द्वारा कहा गया है, संदेशवान में सुनना आवश्यक है, किंतु ये अत्यंत कठिन और तिरस्कृत कला है। सुनना आवश्यक है, बिना सुने संचार पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु सुनना और उसको समझना, मतलब ही शुड बी ए गुड लिसनर। वो केवल रिसीवर नहीं हो, अपितु तो लिसनर भी होना चाहिए, जो कि एक अपने आप में जटिल और महत्वपूर्ण कार्य होता है। यूज ऑफ फीडबैक। देखिए, लिसनर ने जब उस संदेश को सुना, समझा, उसको डिकोड किया, प्रॉपर तरीके से समझा, देन उसको उसके अनुरूप फीडबैक भी देना होगा। वो फीडबैक किसको देगा? वो पुनः फीडबैक देगा सेंडर को। उस फीडबैक के अनुरूप सेंडर को वापस संचार अगर आवश्यक हो तो करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब तक फीडबैक को यूज़ नहीं किया जाएगा, जो फीडबैक दिया गया रिसीवर के द्वारा अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार किसी भी रूप में प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए वी शुड यूज द फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर। कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस। संचार के लिए, प्रभावी संचार के लिए जरूरी है वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस। इमोशन पॉजिटिव हो सकते हैं, इमोशन नेगेटिव हो सकते हैं। जब हम संचार कर रहे हैं तो हमें हमारे क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, हमें अपनी हंसी मजाक पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर जो विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक विचार चल रहे हैं उन पर नियंत्रण रखकर हमें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फिर आता है पोलाइटनेस। संचार के लिए, प्रेषक के लिए जरूरी है कि वाणी के स्वर, भाषा का स्तर और झूठे अहम को त्याग कर नम्रता का प्रयोग करें। जितनी संचार में पोलाइटनेस होगी, उतना ही रिसीवर गुड लिसनर के रूप में उसको ग्रहण करेगा और अपना प्रॉपर फीडबैक देगा। संचार अपने उद्देश्य को फुलफिल कर सकेगा। इसलिए वी शुड बी पोलाइट व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स। हमको पोलाइट होना होगा। अवॉइडेंस ऑफ एम्बिग्यूटीज। पूर्ण धारणाओं का त्याग करना, द्विअर्थी भाषा का त्याग करना होगा। कई बार हम ऐसे शब्दों को, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जो कि बहुअर्थी होती है। हमने उसको किस रूप में कहा है और सामने वाला व्यक्ति उसको किस रूप में ग्रहण करता है। जैसे मैं कहता हूँ पधारिए। अब पधारिए का मतलब इनकमिंग के लिए भी होता है, आने के लिए भी होता है, और पधारी का मतलब हम जब किसी को विदा करते हैं तो वहाँ भी हम पधारी शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो यथासंभव हो तो हमें ऐसे शब्दों को, ऐसी भाषा का त्याग करना चाहिए जो द्विअर्थी है, जिससे संदेश का रूप नहीं बदले, संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके जिस रूप में प्रेषक कहना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें द्विअर्थी भाषा का त्याग करना होगा। एविडेंस ऑफ प्री एज्यूम्शंस। कई बार हम कुछ पक्षकारों के संदर्भ में हमारी पूर्व धारणाएँ पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति तो झूठा है, सेंडर तो कहता है उसकी बात में हमें डिस्काउंट करना है, अर्थात हमने पहले से उसके संदर्भ में हम उसके संदर्भ में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जब हम पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वी विल रिसीवर प्रॉपर लिसनर नहीं हो पाएगा। ये सेंडर भी अगर इस प्रकार का पूर्व धारणा रखेगा कि रिसीवर तो सुनता ही नहीं है, रिसीवर तो कामचोर है, रिसीवर तो काम ही नहीं करना चाहता, अगर इस प्रकार की धारणा रखेगा तो कभी भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमको इस बात को अवॉइड करना पड़ेगा कि जो पूर्व धारणाएँ हैं हमारे मनोमस्तिष्क के अंतर्गत, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उनसे हम ग्रसित नहीं रहें। और फिर बात आती है यूज़ ऑफ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। देखिए, कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, शाब्दिक संचार भी होता है। शाब्दिक संचार ओरल और रिटन दोनों ही प्रकार का हो सकता है, जिसमें हम शब्द और भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु शब्द और भाषा से के साथ साथ में हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक को भी यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक बॉडी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत फेशियल एक्सप्रेशन आ गया, गेस्चर, पोस्चर भी इसके अंतर्गत आते हैं, और विभिन्न प्रकार की अन्य बातें भी इसके अंतर्गत आती है। मतलब हमको संचार के साथ साथ में प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हमें यथासंभव प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम साइन लैंग्वेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्रों को और साइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे संचार और अधिक प्रभावी हो सकेगा। देन अब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, संचार के महत्व को बताया है कि संचार का हमारे व्यवसाय के अंतर्गत वही महत्व है जो एक मानव शरीर के अंतर्गत रक्त संचार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन का जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत महत्व है, वही महत्व कम्युनिकेशन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या है, ये क्यों आवश्यक है? इट इज़ एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। प्रबंध के लिए ज़रूरी है। प्रबंध बिना संचार के नहीं किया जा सकता है। कुंज ऑर्डिनल ने लिखा है, प्रभावशाली नियोजन वहाँ होता है जहाँ प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने समस्त नियोजन क्षेत्र की आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो। जहाँ तक संभव हो, सूचनाएं विशिष्ट एवं विस्तृत रूप में होनी चाहिए। हमें प्लानिंग करनी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना है। वी वांट टू डेलीगेट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सबऑर्डिनेट। हम उनको अधिकार सत्ता का प्रत्यार्जन करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस हों, हम सभी प्रकार की जानकारी रखें। जो भी कार्य हम करेंगे, चाहे हम प्लानिंग का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कार्य कर रहे हैं, या हम संगठन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निष्पादन हमारे अधीनस्थों के माध्यम से करवा रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रहे हैं, हम कंट्रोल का कार्य कर रहे हैं, या हम डायरेक्शन का कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए ज़रूरी है प्रभावी संचार। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के लिए इट इज़ एसेंशियल। विदाउट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात आती है बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का आधार। नियोजन करने के लिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनल हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल हो सकती है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्राइमरी डाटा के रूप में हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा के रूप में हो सकती है। विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस को हम रेंडर करते हैं, हम उनको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद में हम उन इंफॉर्मेशन को तैयार करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। संस्थागत योजनाओं का निर्माण किया जाता है, विभागीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है, एवं व्यक्ति स्तर पर, क्रिया स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो बिना सूचनाओं के, विभिन्न प्रकार की जानकारी के, बिना संचार की प्लानिंग की कल्पना करना निरर्थक है, प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। फिर बात आइए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय कैसे होगा? निर्णय के लिए सूचना चाहिए, बिना सूचनाओं के निर्णय नहीं किया जा सकता। तो डिसीजन मेकिंग का आधार भी इंफॉर्मेशन ही है। बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता। तो जब तक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक हम कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे संस्थान के अंतर्गत नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर तरीके से टाइमली नहीं हो पाएगी। और जब डिसीजन मेकिंग टाइमली नहीं हो पाएगी या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, तो वी कांट अचीव आवर टारगेट्स, वी कांट अचीव आवर प्री डिसाइडेड आवर ऑब्जेक्ट्स। हम हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हमें हमारे बिजनेस का सफल संचालन करना है।
सफल संचालन के लिए क्या जरूरी है? किसी भी संस्था का सफल एवं सुचारू संचालन काफ़ी कुछ हद तक संचार की प्रणाली पर निर्भर करता है। प्रत्येक संगठन में, चाहे वो बड़े आकार का हो, चाहे वो लघु आकार का हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिना संचार के हम हमारे बिजनेस का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, बिजनेस का हम संचालन नहीं कर सकेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न स्तरों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। देन इसके बाद में शीघ्र निर्णय एवं उनका क्रियान्वयन। अभी मैंने आपको बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा कि डिसीजन मेकिंग के लिए विभिन्न प्रकार की योजना होनी चाहिए, तब जाके हम अल्टरनेट्स को तैयार कर पाएंगे। ये तो हमने निर्णय का आधार के रूप में बात की है, किंतु मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रभावी संचार प्रबंधकों को शीघ्र निर्णय लेने में मदद करती है। संचार प्रणाली के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं, समंक, आंकड़े, सुझाव, शिकायत, लाभ हानि आदि के कारण यदि उच्च प्रबंध तक नियमित रूप से ये सभी सूचनाएं लगातार प्रेषित की जा सकेगी, तो संगठन के सभी स्तरों पर प्रभावी एवं शीघ्र निर्णय लिए जा सकेंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, जिससे हमारा संस्थान निर्विघ्न रूप से अपने कार्यों को संपन्न कर सकेगी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉइज मॉडल, कर्मचारियों के मनोबल वृद्धि। संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल निम्न कब होगा? कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल निम्न होगा जबकि हम उससे कुछ सूचनाओं को छुपाएंगे। वो कहेगा, उसकी मानसिकता निम्न क्यों होगी कि साहब मुझे तो जानकारी ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझसे तो पूछा ही नहीं जाता, मुझे तो बताया ही नहीं जाता। जब विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान, उससे सूचनाएं प्राप्त की जाएगी, उसको सूचनाएं दी जाएगी, उससे विचार आमंत्रित किए जाएंगे, उसको आदेश निर्देश दिए जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों का मोरल इंक्रीज होगा। और जहाँ पर संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों का मोरल इंक्रीज होता है, उच्च मनोबल होता है, वहाँ पर संस्थान की उत्पादकता में वृद्धि होती है। और जहाँ संस्थान की उत्पादकता में वृद्धि होगी, वो संस्थान इस कलाकार प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंतर्गत अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफलता अर्जित कर सकती है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति को बढ़ावा। अधिकतम उत्पादन के लिए कारखाने में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, औद्योगिक विवाद नहीं होने चाहिए, गुड ह्यूमन रिलेशंस होने चाहिए। और जहाँ पर गुड ह्यूमन रिलेशन होंगे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा। अधिकारी अधीनस्थ को, अधीनस्थ अधिकारी को, अधीनस्थ अधीनस्थ को, अपने सहकर्मियों को जब वो कोऑपरेट करेगा गुड ह्यूमन रिलेशन के कारण, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत निश्चित रूप से औद्योगिक शांति के साथ साथ में हम हमारे कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। बेसिस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का आधार भी संचार ही। प्रभावी संचार नेतृत्व का आधार है। नेतृत्व की क्रिया, लीडरशिप की क्रिया बिना संचार के निष्क्रिय, क्योंकि इसके अभाव में नेता अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने सुझावों, अपने निर्णयों को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाने में असमर्थ रहता है। और जब वो अपने फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो लीडर और फॉलोअर के मध्य के एक्टिव रिलेशंस नहीं हो पाएंगे, लीडरशिप नहीं हो सकेगी। कॉस्ट रिडक्शन, देखिए न्यूनतम स्तर पर अधिकतम उत्पादन अर्थात कॉस्ट रिडक्शन भी संचार के माध्यम से होता है। सुचारू रूप से संचार कार्यों में रुकावट को समाप्त करता है। सुचारू रूप से संचार के द्वारा कार्य में जो भी गड़बड़ी उत्पन्न हुई है, उसका तुरंत समाधान हो पाता है। जब तुरंत समाधान होगा तो अपव्यय कम से कम होंगे, और अपव्यय कम से कम होंगे तो लागत में कमी आएगी, और लागत में कमी आने का मतलब है हमारी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का मजबूत होना। तो संचार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में लागतों में कमी करता है, और लागतों में कमी करके हमारी संस्थान की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बाजार के अंतर्गत मजबूत बनाने में का कार्य भी करता है। फिर आता है इंक्रीज इन डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। अगर संचार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, अधीनस्थ भी अपने अधिकारी तक अपने मत, अपनी सम्मति, अपने विचार प्रेषित कर सकेंगे,
और अधिकारी भी अधीनस्थ को अपनी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संप्रेषित कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत डेमोक्रेटिक फीलिंग्स कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होगी। और जब डेमोक्रेटिक फीलिंग होगी तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी। प्रत्येक संस्था चाहती है कि श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध बने, और श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध तभी बन सकते हैं जबकि सुचारू रूप से हमारे यहाँ पे प्रभावी संचार किया जाए, निर्विघ्न रूप से हमारे यहाँ पे प्रभावी संचार किया जाए, निरंतर रूप से हमारे यहाँ पे प्रभावी संचार किया जाए, तब जाके डेमोक्रेटिक फीलिंग्स उत्पन्न होगी। और डेमोक्रेटिक फीलिंग्स उत्पन्न होना मतलब संस्थान की उत्पादकता में वृद्धि होना, संस्थान की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का मजबूत होने का द्योतक कहा जा सकता है। अब मैं एक महत्वपूर्ण आज के लेक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट वह है प्रभावी संचार के सिद्धांत। प्रभावी संचार के 7 सिद्धांत बतलाए गए हैं, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ 7 C's के नाम से भी हम पुकारते हैं। पहला सिद्धांत है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या? कंप्लीटनेस का मतलब है पूर्णता। संचार जो भी किया जाए वो पूर्ण होना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनाओं में क्या आना चाहिए? प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सभी आवश्यक सूचनाएं। यदि संदेश में सभी आवश्यक सूचनाएं, कौन प्राप्त करने वाला है, कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार में कंप्लीटनेस होगी। मतलब सभी तथ्यों, विचारों का समावेश संचार में होना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनाएं संचार के माध्यम से दी जानी चाहिए, और संदेश में सभी प्रश्नों का उत्तर भी होना चाहिए कि हम क्यों संदेश दे रहे हैं, किसको संदेश दे रहे हैं, कहाँ संदेश दे रहे हैं, कब संदेश दे रहे हैं, संदेश प्राप्त करने वाला कौन है और वो क्यों संदेश प्राप्त कर रहा है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे तो संदेश पूर्ण होगा, और जब पूर्ण संदेश होगा तो संदेश अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफलता अर्जित कर सकेगा। यहाँ पे मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दें जिसके लिए हम संदेश देना चाहते हैं, किंतु उसके साथ साथ में समस्त आवश्यक बातें जो संचार के लिए जरूरी हैं, जिनको बतलाया जाना भी जरूरी है, उनका भी समावेश संदेश के अंतर्गत होना चाहिए। जितना पूर्णता होगी उतना ही हम प्रॉपर तरीके से हमारे संचार के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। पूर्णता का जो प्रमुख लाभ है कि इससे अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, संस्थान की ख्याति में वृद्धि होगी, ग्राहकों की रुचि बढ़ेगी क्योंकि हम सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रेंडर कर रहे हैं, और व्यवसाय की दीर्घकालीन स्थापना हो पाएगी, दीर्घकाल तक व्यवसाय के अस्तित्व की रक्षा हो सकेगी। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्शियसनेस, संक्षिप्तता। देखिए, जहाँ पर हम पूर्णता की बात कहते हैं सभी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए, किंतु इसके रिवर्ड हम एक बात कहते हैं संदेश संक्षिप्त भी होना चाहिए, बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक लंबे संदेश को प्राप्तकर्ता पूरा नहीं पढ़ता है, प्राप्तकर्ता उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण नहीं करता है। अगर वो ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत है, वो अगर मौखिक रूप से सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है, तो वो अपने आप को इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबा संदेश के उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर सकता है, किंतु बहुत अधिक संक्षिप्त संदेश जिसके अंतर्गत हम आवश्यक सूचनाओं का समावेश भी नहीं करें, वो भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, संदेश पूर्ण होना चाहिए किंतु संक्षिप्त भी होना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स टू बी मेड। अननेसेसरी वर्ड को हम अवॉइड कर दें और सही शब्दों और भाषा का प्रयोग करके हम संक्षिप्त सूचना संप्रेषित करें, तो हमारा संदेश अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफलता अर्जित कर पाएगा, संदेश प्रभावी हो सकेगा। देन तीसरी बात आती है कंसिडरेशन, विचारणीयता। देखो, संचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर संदेश भेजे। देखिए, जो आपने संदेश भेजा है, प्राप्तकर्ता उस पर विचार करे, प्राप्तकर्ता उस संदेश को ग्रहण करने के बाद सोचे और अपना फीडबैक दे। आपने संदेश दे दिया, उसने
उसको इजी वे में ग्रहण किया, उस पर अपना फीडबैक नहीं दिया, उसने उसके ऊपर विचार ही नहीं किया। जैसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत से विज्ञापन आते हैं, बहुत सी सूचनाएं संप्रेषित न्यूज़पेपर के माध्यम से की जाती है, किंतु अगर आपके द्वारा दिया गया संदेश इस प्रकार का है कि वो सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको पढ़े, क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बतलाना चाह रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहता है। जब तक इन बातों का समावेश संदेश के अंतर्गत नहीं होगा, विचारणीयता नहीं होगी, संदेश अपने उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए वी आर सेइंग गुड, सॉफ्ट एंड कॉशियस लैंग्वेज शुड बी यूज्ड यूजिंग वी इंस्टेड ऑफ आई। हमें मैं शब्द की बजाय हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए टू एक्सप्रेस कंसिडरेशन। ए पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी एडॉप्टेड। हमें सकारात्मक सोच के साथ में संदेश को संप्रेषित करना चाहिए, तब सामने वाला व्यक्ति उस पर विचार करेगा और संदेश अपने आप में परिपूर्ण हो सकेगा। फिर आता है कॉन्क्रीटनेस, विशिष्टता। Clear, fixed and concrete information should be given. Should include special facts and figures. Statistics make communication more reliable. जितने भी समंक होंगे, कम्युनिकेशन और अधिक रिलायबल हो पाएगा। Comparison of information once thought become more clear. अर्थात जो बात मैं यहाँ बतलाना चाह रहा हूँ कि संचार करते समय विशिष्ट और स्पष्ट और निश्चित सूचनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनिश्चित सूचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता के आधार पर निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए संचार में विशिष्टता लाने के लिए जरूरी है विशेष तथ्यों का समावेश हो, पहले से उपलब्ध आंकड़ों को, जो डाटा है उसको सम्मिलित किया जाए, संचार में सूचनाओं का आपस में तुलना करके अपनी बात को स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कि संचार का ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सके। देन आता है क्लैरिटी, स्पष्टता। यूज ऑफ शॉर्ट एंड इजी वर्ड्स। संक्षिप्त और सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। यूज ऑफ इफेक्टिव वर्ड्स एंड पैराग्राफ। इफेक्टिव शब्दों का और छोटे पैराग्राफ का प्रयोग किया जाए। प्रभावी शब्दों का और पैराग्राफ का प्रयोग किए जाने पर भी संचार अधिक स्पष्ट हो सकेगा। इसलिए ज़रूरी है संक्षिप्त और सरल शब्दों में संचार किया जाए, प्रभावी शब्दों और पैराग्राफ का संचार के अंतर्गत प्रयोग किया जाए। तो इसके बाद आता है करेक्टनेस, शुद्धता। यूज ऑफ करेक्ट लैंग्वेज एंड डाटा। राइट लैंग्वेज शुड बी एट राइट टाइम। देखिए, लैंग्वेज, पहले भी ये बात को कहा गया है, वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड when we are communicating the message to the receiver। तो ऐसी कंडीशन में हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और रिसीवर को भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ में वी शुड यूज़ करेक्ट लैंग्वेज, सही लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। हम चुपती हुई भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको कहें भाटामार भाषा, मतलब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें जो सामने वाले व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचाने वाला होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार अपने उद्देश्यों से विमुख हो जाएगा, संचार प्रभावी नहीं रह पाएगा। इसलिए वी शुड यूज़ करेक्ट लैंग्वेज। हमको करेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही रूप में हो सकती है। समयानुरूप इसका प्रयोग करना चाहिए, टाइमली इसका यूज़ करना चाहिए। किस समय पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। भाषा आसानी से समझने आने वाली और व्यवहारिक होनी चाहिए। भाषा में शुद्धता का गुण जरूरी है। संचार सही तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसमें प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े भी, जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो आंकड़े भी शुद्ध होने चाहिए, जिससे कि संचार की विश्वसनीयता बनी रह सके। डाटा अगर हम लिख रहे हैं तो उसकी पर्याप्त चेकिंग भी कर ली जानी चाहिए। और अंतिम 7C में जो 7वां महत्वपूर्ण C है वो है कर्सी, शिष्टता। व्यवहार में शिष्टता दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रभावी संचार के लिए शिष्टता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब हम संचार करें तो वी शुड यूज़ प्लीज़, थैंकिंग यू, मतलब शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। आप सम्मान के योग्य हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप
कीर्ति देखने योग्य है, मतलब इस प्रकार की भाषा का अगर हम प्रयोग करेंगे, हम शिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार प्रभावी हो पाएगा, संचार अपने उद्देश्य को फुलफिल कर पाएगा। प्रभावी संचार के लिए ये 7C प्रिंसिपल्स का यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम 7C प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संचार इफेक्टिव होगा और इफेक्टिव संचार अपने उद्देश्यों को परिपूर्ण कर पाएगा। जो महत्व आप लोगों को संचार के बतलाए गए, उन महत्वों को, उन लाभों को प्राप्त करने में सफलता अर्जित करेगा। थैंक यू।